यहाँ हुआ उसकी मज़म्मत में मैं पूरी तरह शरीक हूँ। ऐसे वाक़यात ना किसी हुकूमत के माथे का झूमर बनते हैं, ना जमहूरियत के लिए कोई नेक फ़ाल होते हैं, ना पार्लियामेंट का कद ऊंचा करते हैं, ना किसी की सियासत की कलगी बनते हैं। वो दाग ही रहते हैं और वो दाग बड़ी देर तक रहते हैं, धुलते नहीं। लिहाजा मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ और इसकी पूरी तहकीकात का हुक्म दे दिया है जनाब स्पीकर ने, और दोनों तरफ के लोग उसमें शामिल हैं, अपोजिशन भी शामिल है, ट्रेजरी बेंचेस के भी लोग शामिल हैं। कमेटी बन गई है, तहकीकात होनी चाहिए, सुराग लगना चाहिए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। यहाँ तक मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। अली ज़फ़र साहब ने आइन का हवाला दिया कि जी यहाँ उन्होंने गुफ्तगू ही यहाँ से शुरू की कि पाकिस्तान में एक आइन है। मैं उन्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये आइन 1973 से मौजूद है और ये आइन 2018 में भी मौजूद था और ये आइन 2019 में भी मौजूद था, 20, 21, 22 में भी मौजूद था। मैं अपनी ज़ात का जिक्र नहीं करता, लेकिन ये आइन इस मुल्क के ऊपर एक छत की तरह तना हुआ था। जब 27 जुलाई की रात को मुझे आधी रात के वक्त घर से घसीट के निकाला। घर भी उतना ही मुकद्दस होता है, पार्लियामेंट भी उतनी ही मुकद्दस होती है, घर भी उतना ही मुकद्दस होता है। मेरी बीवी बाहर निकलती है, पुलिस के धक्के खाती है, उसकी कोहनी पे आज तक जख्म है। मेरी बेटी आज तक जो है वो उसको चोट के निशान है। हम नहीं बयान करते ये बातें। ये आइन उस वक्त मौजूद था 73 का, हुकूक भी मौजूद थे, आज़ादी इज़हार भी मौजूद थी। मैं 70-75 साल की उम्र में मुझे हथकड़ी लगा के खड़ा कर दिया गया। ये मैं अपनी कहानी बयान कर रहा हूँ। इस हाउस में और भी शायद कोई लोग मौजूद हों। काश उस वक्त कोई आइन की आवाज़ उठाता, काश आप ही उठ के कहते कि ये बहुत गलत हुआ है। किसी ने नहीं कहा। मुझे जनाबे चेयरमैन, हम तो मज़म्मत कर रहे हैं इस चीज़ की, एक वज़ीर का, PTI के वज़ीर का मुझे फ़ोन नहीं आया कि सिद्दीकी साहब ये बहुत गलत हुआ। मुझे हथकड़ी लगा के आपने 8 बाई 8 फुट के उस कमरे में डाला जहाँ 6 कैदी पहले से पड़े थे, 7वां में था, और एक मेरे सराने वो कमोड पड़ा था जो गलाजत से भरा हुआ था। हम क्या कहानियाँ सुनाएं इनको। ये 73 का आइन मौजूद था जिसका हवाला आज आप दे रहे हैं। ये आज नहीं नाज़िल हुआ। आज आप कहते हैं जी कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये तो आप पे सादक आ रहा है, हम पे सादक नहीं आ रहा। हमने वो कर्ज भी अदा किए हैं जो हम पे वाजिब ही नहीं थे। हमें तो बेकसूर धकेल दिया आपने। किसी पे चर्च डाल दी, किसी पे भंग डाल दी, किसी पे हेरोइन डाल दी। कौन सा अपोजिशन लीडर था जो उस वक्त जेल से बाहर था? कोई एक भी नहीं था। सब के सब कोई नैब में पकड़ा हुआ है, कोई नशे में पकड़ा हुआ है, कोई किराएदारी में पकड़ा हुआ है, कोई गद्दारी में पकड़ा हुआ है। ये रिवायात हैं आपकी। ये वो फसल है जो आपने बोई है। हम नहीं कहते कि वो फसल आपको काटनी चाहिए। हम एहतजाज करेंगे, हर उस गलत बात पे एहतजाज करेंगे जो हो रही है। फिर आपने कायदे आज़म का हवाला दिया कि कायदे आज़म ने जमहूरियत का दर्स दिया और जमहूरी तरीके से ये वतन हासिल किया। मुझे बताएं कायदे आज़म ने कितने धरने दिए थे? कायदे आज़म ने हिंदू साम्राज्य का मुकाबला किया, कायदे आज़म ने अंग्रेज साम्राज्य का मुकाबला किया, दलील से किया, बात से किया, अपने हुस्ने किरदार से किया। कितने धरने दिए, कितने लॉन्ग मार्च किए कायदे आज़म ने, कितने दिन वो जेलों में रहे, कितने दिन उन्होंने जलसे जुलूस इस तरह के किए, कितने कोर कमांडरों के घर पर, अंग्रेज़ों के घरों पे हमले किए? उन्होंने नहीं किए। उन्होंने एक सीधे स्वभाव तरीके से मुल्क की तारीख भी बदली, बरे सगीर की, और जोग्राफिया भी बदला। ऐसे लीडर बड़े कम होते हैं। आपका उनसे क्या मुआवजा है? कायदे आज़म ने अपने नौजवानों को कहा था कि जाओ पेट्रोल बम चलाओ। कायदे आज़म ने अपने नौजवानों से वो काम कराए थे जो आपने कराए हैं। यहाँ 126 दिन आप बैठे रहे, यहाँ इसके सामने, इसी पार्लियामेंट के सामने, और कपड़े सूखते रहे आपके इसकी दीवारों के ऊपर। 547 बिलियन रुपीस सिर्फ उस दर्रों पे खा गई कौम के। ये BBC की रिपोर्ट है सर। तो ये रिवायात हैं, ये वो फसल है जो आपने बोई है, जो हमें काटना पड़ रही है। ये नहीं होना चाहिए था उस वक्त। आज अगर होगा, आज भी नहीं होना चाहिए।
کل اگر وہ ظلم تھا تو آج وہ رحم نہیں ہے، اور کل اگر رحم تھا تو آج ظلم نہیں بن گیا۔ یہ کہانیاں جو ہیں، یہ جو واقعہ ہوا ہے، ہم اس کی مذمت میں آپ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی اب بھی اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی روایات کیا ہیں۔ یہاں آپ آئے 2022 کے اندر جناب چیئرمین، اور کہا جی کہ ہم نے ایک جلسہ کرنا ہے، سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے ایک فیصلہ دیا اور یہ سب کے ہاتھ میں یہ تھے، اور کہتے ہیں جی ہم تک یہ فیصلہ نہیں پہنچا ہوگا۔ سپریم کورٹ نے کہا جی کہ چلیں آ جائیں، انتظامیہ کو کہا جی کہ ان کے لیے جلسے کا اہتمام کریں، آپ کریں۔ انتظامیہ لگ گئی، کنٹینر لگ رہے ہیں، سٹیج بن رہا ہے، کرسیاں لگ رہی ہیں جلسے کے لیے، اور وہ آتے ہیں تو وہاں جلسہ نہیں کرتے، وہ پھر ڈی چوک میں ہی آتے اور درخت جلا کے اور ایک منظر کریٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جس جلسے میں جس کا ذکر کر رہے ہیں، نمبر اممیٹیریل ہو چکے ہیں کہ وہ 10,000 تھے، 18,000 تھے، 1 لاکھ تھے یا 2 لاکھ تھے۔ آپ نے جو گفتگو کی، کسی ایک کو بھی خیر سگالی کا پیغام دیا؟ آپ نے کسی ایک کو بھی دیا؟ اپنی مسلح افواج کو دیا، اپنی قوم کو دیا، اپنے سیاسی رفقا کو دیا، اپنے جمہوری ساتھیوں کو دیا، پارلیمنٹ کو دیا؟ کسی ایک کو بھی کوئی مثبت پیغام دیا آپ نے؟ آپ بتائیں کہ یہ لب و لہجہ جو آپ قائد اعظم کا نام لیتے ہیں، قائد اعظم کے منہ پہ کبھی برٹش انڈیا کے لیڈروں کے لیے اور بادشاہوں کے لیے کوئی گالی آتی تھی؟ یا گاندھی کے لیے یا نہرو کے لیے بھی وہ یہ لفظ استعمال کرتے تھے؟ کس کی بات ہم کرتے ہیں؟ کس کا تذکرہ کرتے ہیں؟ اور ہم اپنے کردار و عمل پہ نگاہ نہیں ڈالتے۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے رہنا ہے جناب چیئرمین، کوئی انقلاب اس طرح کا نہیں آئے گا جو ملیا میٹ کر کے لے جائے گا اور ادارے تباہ ہو جائیں گے اور پارلیمنٹ گھر چلی جائے گی اور ہم گھر چلے جائیں گے۔ ہم ایسا انقلاب نہیں آنے دیں گے۔ اس انقلاب کا مکمل نہیں ہو سکتا پاکستان کو ٹھہراؤ چاہیے، پاکستان کو استحکام چاہیے۔ 25 کروڑ افراد کو اس طرح کا انقلاب نہیں چاہے جو دن کو مزدوری نہ کر سکیں اور رات کو ان کے فاقہ کش بچے ان کا راستہ دیکھتے رہیں۔ کون سے انقلاب کی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ ایک جمہوری سسٹم ہے، آپ نے 2018 سے 2022 تک چلایا، اور جس طریقے سے چلایا اور جس طرح ملک کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کی بخیہ گری اگر ہم کر رہے ہیں اور مشکلات کے اندر گرے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انقلاب آ جانا چاہیے۔ کون سا انقلاب ہے؟ کبھی آپ یہاں 126 دن بیٹھ کے انقلاب لاتے ہیں، کبھی 200-250 مقامات پہ حملے کر کے انقلاب لاتے ہیں، کبھی کسی کو گالی دے کے انقلاب لاتے ہیں۔ انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ انقلاب کے لیے ایک گراؤنڈ چاہیے ہوتی ہے۔ انقلاب ایک خاص طرح کی مٹی مانگتا ہے، ایک خاص طرح کی کھیتی مانگتا ہے، خاص طرح کا پانی مانگتا ہے، خاص طرح کی کھاد مانگتا ہے۔ وہ پانی وہ کھاد آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ صرف گالیاں بو سکتے ہیں، آپ دوسروں کے دامن پہ کیچڑ اچھال سکتے ہیں، الزام لگا سکتے ہیں، بدامنی پھیلا سکتے ہیں، توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، جلاؤ گہراؤ کر سکتے ہیں، دھرنے دے سکتے ہیں، لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ وہ انقلاب جو قوموں کا مقدر بدلتا ہے وہ نہیں لا سکتے آپ، یہ واضح۔ جناب عالی، انہوں نے یہ بھی فرمایا جس پہ مجھے دکھ ہوا۔ علی ظفر کا میں بہت احترام کرتا ہوں، بڑے عظیم باپ کے فرزند ہیں اور ان کی روایات پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہیں، ان کا احترام ان کو کرنا چاہیے، ان کے پیغام بھی یہاں پہنچانے چاہیے۔ اس کا استحقاق حاصل ہے۔ ہمارے جو لیڈر ہیں ہمیں ان سے محبت ہوگی، ان کا بھی احترام ہم چاہتے ہیں۔ ان کے لیڈر کا میں احترام کرتا ہوں اور ان کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات میں نہیں کہوں گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی گفتگو میں آخر میں یہ کہا کہ جی انقلاب آئے گا، نہ ہم رہیں گے، نہ پارلیمنٹ رہے گی، نہ ادارے رہیں گے، نہ جمہوریت رہے گی، نہ پاکستان رہے گا، نہ پاکستان کا لفظ نہیں استعمال کیا، سوری۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا انقلاب نہیں آئے گا۔ یہ جو ایک ہوتے ہیں سر خواب جو ہم رات کو دیکھتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اوہو یہ تو خواب تھا، حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں جاگتی آنکھوں کے خواب، یہ جاگتی آنکھوں کے خواب دیکھ رہے ہیں، جاگ بھی رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم انقلاب لے کے آ رہے ہیں۔ بھئی انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ انقلابوں کی تاریخ پڑھیں، جہاں جہاں انقلاب آئے ہیں اور جو جو انقلابی اٹھے ہیں اور جو جو ان کا کردار تھا اس کی تاریخ پڑھیں۔ تو میں اپنی بات اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ادارے بھی رہنے ہیں،
ये पार्लियामेंट भी रहनी है, हम भी रहने हैं, ये भी रहने हैं यहाँ पे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान ने भी रहना है। ये जो नशेबो फराज आते रहते हैं, कल ये यहाँ बैठे हुए थे, हम उधर थे, आज सूरत हाल बदल गई है, लेकिन जब दूसरे के गिरेबान पे हाथ डाला जाए तो अपने गिरेबान पे एक नज़र ज़रूर डाल लेनी चाहिए कि मैं जो दूसरे की तहकीर कर रहा हूँ, दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और ये कहता हूँ कि आज हमारे साथ करोगे तो कल भुगतोगे। हम भुगत चुके हैं भाई, हम तो वो भी भुगत चुके हैं जो हमारे गुनाह थे ही नहीं, ऐसे कर चुका चुके हैं जो कभी हम पे वाजिब ही नहीं थे। आपको हम क्या क्या बताएं। मुझे 2 दिन तक इन्होंने खाना भी नहीं दिया वहाँ पे, मैं डायबिटिक हूँ सर, और मुझे 2 दिन तक न सुबह न शाम डॉक्टरों से कहा गया जी कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टरों तक इनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाए, तो पता चला जी कि नहीं, इनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, ये यहीं रहेंगे, हमें हुक्म है कि इनको यहाँ से नहीं निकालना। क्या क्या कहानियाँ हम बयान करें। और जुल्म ये है कि इस चीज़ पे तअस्सुफ भी नहीं हुआ कभी किसी को। What goes around comes around, हमें कहते हैं। तो मैं बड़े अदब से दरख्वास्त करता हूँ कि इंशाअल्लाह जमहूरी रिवायात भी रहेंगी, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगा। ये नंबर काउंट करें कि इनके ऐद के अंदर कितने लोग जेलों में थे, वो लोग नहीं जो 9 मई जैसे केसेस में थे, वो लोग जिन्होंने कुछ नहीं किया था। कोई किराएदारी में था, जैसे मैंने बताया, जैसे मैं था, और मुझे यहाँ अहमद खान साहब बैठे हुए थे। अहमद खान ने मुझे बताया उस वक्त कि सिद्दीकी साहब बर्रे सगीर की हिस्ट्री के अंदर, ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के अंदर ये आप वाहिद केस हैं जो इस केस के अंदर हथकड़ी डाल के जेल में डाले गए। आई एम द ओनली वन। ये रिवायत और ये सोने का तमगा, ये हलाल जुर्रत इनके सीने पे सजा हुआ। हमें कहते हैं जी बहादुर ये होते हैं और बुज़दिल ये होते हैं। हम बुज़दिल ही सही, लेकिन हमें वो बहादुरी नहीं चाहिए जो कौम के मुस्तकबिल से खेले, कौम के इस्तेकाम से खेले, कौम के इदारों से खेले, जमहूरियत से खेले, पार्लियामेंट से खेले और सिर्फ अपनी ज़ात पे निगाह करें। तो मैं बड़े अदब व एहतराम से कहता हूँ कि आए हम मिलजुल के। मैंने यहाँ पेशकश की थी कि एक बाहर की दुनिया है जहाँ हमारे लीडर हैं, जहाँ हमारी सियासी जमातें हैं, एक अंदर की दुनिया है। ये दुनिया, हम मिलते हैं, गले मिलते हैं एक दूसरे के लाबीज़ में। मैं तो चला जाता हूँ, चाय पीता हूँ, इज़्ज़त व एहतराम का रिश्ता है। आए एक मिसाल हम यहाँ बने जो अपने लीडरों को भी दिखाएं कि देखें हम कितनी उम्दगी से रह रहे हैं, तुम क्यों लड़ते हो आपस में। लेकिन यहाँ भी सूरत हाल कभी कभी जो हो जाती है बड़ी अफसोसनाक हो जाती है। मैं आज भी कहता हूँ कि हाउस के लिए, हाउस के तकद्दुस के लिए, हाउस के एहतराम के लिए, दूसरे हाउस में अगर एक चीज़ हुई है उस पर हमारा दिल भी ज़ख्मी है। हाँ, पार्लियामेंट जो है वो सांझी है, वो कोई हिज़्ब इख्तलाफ में तकसीम नहीं है, ना कोई हिज़्ब इक़्तिदार की उसमें तफरीक है। अगर एक पार्लियामेंटेरियन पे हमला होता है, किसी भी तबके से उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, वो हम सब पे हमला होता है। हमें इज्तमाही तौर पे अपने इस ऐवान के तकद्दुस के लिए, जिस तरह मैं तो समझता हूँ कि हमें कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाना चाहिए। शिबली फराज साहब हैं, इनकी सरबराही में कमेटी बन जाए, अली ज़फ़र साहब की बन जाए। हम एक अच्छे शगुफ्ता माहौल के अंदर, आज ठीक है उन्होंने गुफ्तगू की, हमने सुनी, मैंने गुफ्तगू की, उन्होंने सुनी। ये तहम्मुल, ये बुर्दबारी और ये कुशादा दिली और ये कुशादा मिजाजी, ये हुस्न है सहवान का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी गुजारिशात तवज्जो से सुनी। मौलाना अताउर रहमान साहब, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर